जोहार। आज ये मास्टर वीडियो है, मुश्किल से 15 मिनट तक का होगा और ये कालखंड 1915 से लेकर 1920 तक का इतिहास का वर्णन होगा। जैसा कि हमने बतलाया था कि 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हो चुका है और गांधी के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, क्योंकि गांधी से उम्मीदें हजार है। लोगों को लगा था कि जो गांधी दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर रहकर भारतीयों के हितों की पूर्ति कर रहे हों, वो निश्चित रूप से भारत आएंगे तो भारतीयों के हितों की पूर्ति करेंगे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको हिदायत दी थी कि भारत की सरजमी में कोई आंदोलन तभी आरंभ करना जब सामाजिक परिस्थितियां उस अनुरूप हो। यही कारण था कि गांधी ने कोई आंदोलन आरंभ नहीं किया। उल्टे गांधी ने भारतीय युवाओं से कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो आप ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग करो। यारा यही वो लैंग्वेज था जिसके कारण गांधी को लोगों ने सफरिंग एजेंट कहा। लेकिन 1915 के बाद 15 की दूसरी बड़ी घटना थी फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। फिरोज शाह को नरमपंथियों का बेताज बादशाह कहा जाता है। यही कारण था कि चूंकि नरमपंथियों के बेताज बादशाह थे, तो नरमपंथियों और गरमपंथियों के रास्ते में, दोनों के एक होने के रास्ते में जो रोड़ा लग सकता था, वो रोड़ा हट चुका है। अब हम लोग आते हैं 1916 का कालखंड। 1916 के कालखंड की दो बड़ी राजनीतिक घटना, उसमें एक की चर्चा हम लोग करेंगे जिसका नाम है होम रूल। ध्यान रखिएगा, होम मतलब घर होता है, रूल मतलब नियम होता है। होम रूल मतलब घर का नियम, घर का शासन। ये होम रूल का कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ये होम रूल का कंसेप्ट है एनी बेसेंट का। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट दिया है एनी बेसेंट ने। और ये कंसेप्ट लाया कहां से? एक्चुअली आयरलैंड ब्रिटेन का गुलाम है। आयरलैंड ब्रिटेन का गुलाम था। आयरलैंड के लोगों का कहना था कि आयरलैंड को आयरलैंड की जनता जितना बेहतर तरीके से जान सकती है, उतना बेहतर तरीके से आप नहीं जान सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हमें आज़ादी दे दो, मैं यह कह रहा हूं कि आयरलैंड के इंटरनल शासन में हमको जगह दे दो। ब्रिटिश हुकूमत ने इस बात को मान लिया था। बिल्कुल उसी तर्ज पर भारत में आंदोलन चलाने की बात कही गई, जो होम रूल आंदोलन के नाम से चला जाता है। इस आंदोलन को भारत में आरंभ करने का कंसेप्ट तो एनी बेसेंट ने लाया, लेकिन इस आंदोलन को चलाने का जो श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ध्यान रखिएगा, तिलक ने ही सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की। और जब तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत किया था 28 अप्रैल 1916 को, ये डेट भी दिमाग में आपको रखना है, 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने आंदोलन की शुरुआत की। प्रभाव एनी बेसेंट पर पड़ा और सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी आंदोलन की शुरुआत की। तिलक को जो एरिया दिया गया आंदोलन का आरंभ करने के लिए, वो ध्यान रखिएगा, MMKB मतलब मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ किया गया ये आंदोलन लोगों के भले अपने मूल लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया हो, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र को उजागर करना, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में ये आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा। आगे चल के 1917 में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के साथ होम रूल आंदोलन खत्म हो जाता है, दब जाता है। 1916 की दूसरी बड़ी घटना जो है, 1916 की जो दूसरी बड़ी घटना है, वो घटना है आपका लखनऊ अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो लखनऊ अधिवेशन है, ये लखनऊ अधिवेशन का रीजन क्या है? इसकी जड़ें 1907 में छिपा हुआ है। 1907 में कांग्रेस रूपी संगठन दो टुकड़ों में बट गया था। उसमें एक था नरमपंथ और एक था गरमपंथ। नरमपंथ अब ब्रिटिश हुकूमत के गोदी में पल और बढ़ रहा था, और गरमपंथ को लगा था कि मैं हुंकार इतना तेज लगाऊंगा कि ब्रिटिश हुकूमत का चाल और चरित्र उजागर हो जाएगा, भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी साफ थी कि नरमपंथ को तब तक गले लगाए रखो जब तक कि गरमपंथ की ताकत को ताकत से कुचल न दिया जाए। जिस दिन गरमपंथी कुचल दिए जाएंगे उसी दिन, जिस दिन गरमपंथी कुचल दिए जाएंगे उसी दिन नरमपंथियों को भी दूध में पड़े मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया जाएगा। 1907 से कुछ अरसे तक नरमपंथियों की मांगों को पूरा किया जाता रहा, लेकिन 1916 आते आते तक नरमपंथियों को ब्रिटिश हुकूमत ने भाव देना बंद कर दिया। अब नरमपंथियों को यह लगने लगा कि आखिर हमको कल तक जो इज्जत मिलती थी, मेरी बातें सुनी जाती थी, लेकिन अब क्यों नहीं?
अब नरमपंथियों को लगने लगा कि ताकत हम में नहीं है, ताकत गरमपंथ में है। मतलब गरमपंथ के कारण ही, गरमपंथ के डर से ही ब्रिटिश हुकूमत नरमपंथियों की मांगों को पूरा कर रही थी। और इधर गरमपंथियों को भी लगने लगा था कि कब तक हम नरमपंथ के साथ थे, कम से कम आवाज तो उठा पाते थे। यही विचारधारा ने नरमपंथ और गरमपंथ को दोनों को एक मंच पर लाया, और ये दोनों को एक मंच पर लाने में तिलक और एनी बेसेंट का जबरदस्त योगदान रहा। तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयत्न का परिणाम था कि एक मंच पर आए। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। ये भूलना बहुत मना है, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इन दोनों को, नरमपंथ और गरमपंथ दोनों धड़े को एक मंच पर लाया। ये घटना है कब की? तो 1916 की। तो इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक मंच पर लाने का श्रेय इन लोगों को जाता है। अब ले लीजिए 1917 का कालखंड। 1917 का कालखंड चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह किस लिए जाना जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह का कारण है कि ब्रिटिश हुकूमत करती क्या थी या करवाती क्या थी कि जो अंग्रेज जमींदार थे चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। कारण क्या था कि नील की खेती को किसान करना नहीं चाहता था। जिस खेत में नील का उत्पादन होता था वो खेत आगे चल करके अस्थायी रूप से बंजर हो जाता था। यही कारण है कि कोई भी किसान किसी भी कीमत पर नील की खेती करने को तैयार नहीं होता था। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था। वो नियम क्या था? वो नियम कहलाया 3 कठिया पद्धति। ये 3 कठिया पद्धति कुछ नहीं है। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। इसलिए इस पद्धति को कहा गया 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति के सहारे, 3 कठिया पद्धति का सहारा अंग्रेजों ने लिया, और 3 कठिया पद्धति के माध्यम से किसानों को नील की खेती करने के लिए बेबस किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है। लेकिन आगे चल करके नील का वैकल्पिक कलर आ गया, केमिकल आ गया, और नील का केमिकल आ जाने के कारण खेती के नील की मांग खत्म हो गई। और खेती की नील की मांग जब खत्म हो गई तब किसानों को लगा कि जिन खेतों पर हम कल तक नील की खेती करते थे, अब वो खेत पर हमको अधिकार दे दिया जाना चाहिए, वहां हम अपनी पसंद की खेती कर सकते हैं। ये था, ये विचारधारा हिलोरा मानने लगा। लेकिन अंग्रेज जमींदारों ने कहा कि तुमको तुम्हारा खेत हम वापस दे देंगे, बदले में तुमको पैसा देना होगा। मतलब आज किसान अपने ही खेत को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है अंग्रेज जमींदार। इसी समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल इसी विचारधारा को, इसी समस्या को लेकर गांधी के पास गए, और गांधी के, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी भारत को आए, चंपारण को आए। गांधी का आगमन हुआ और गांधी आए, और यहाँ पर गांधी आए और यहाँ पर गांधी को जब कहा गया कि गांधी चंपारण छोड़ो, जाने से इनकार कर दिए। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इसके लिए मुकदमा चलेगा। गांधी ने कहा तथास्तु, मुकदमा करो। ब्रिटिश हुकूमत जानती थी यारा कि जुबान भले झूठ बोल सकता है, आत्मा झूठ नहीं बोल सकती है। हुकूमत भी जानती थी कि हम गलत कर रहे हैं। अंततः एक आयोग का गठन किया गया और उसके माध्यम से 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। भारत की सरजमी में गांधी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग 100% सफल रहा। अब 17 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1918 का। तो 1918 का कालखंड 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक आता है खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह है क्या? देखिए, खेड़ा जगह का नाम है जो पड़ता है गुजरात में। खेड़ा पड़ता है कहां पर? गुजरात में। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, वहां पर वहां के किसानों के कर में वृद्धि कर दी गई थी, और ऊपर से 1918 में खेड़ा में अकाल पड़ा था। तो खेड़ा में एक तो अकाल का पड़ना, ऊपर से टैक्स में वृद्धि करना, ये वो घटक था जिसके कारण किसानों की स्थिति बदतर थी। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया। गांधी खेत पाक खेत एक तरह से भटके, देखे, मूल्यांकन किए। तो किसानों की मीटिंग बुला करके गांधी ने किसानों को कहा कि जो किसान सक्षम है वो कर दें, और जो सक्षम नहीं वो कर देने से इनकार कर दें। स्वाभाविक है, ब्रिटिश हुकूमत भी इस चीज को जानती थी कि भयावह अकाल है, इन परिस्थितियों में टैक्स दे पाना अंग्रेज किसानों के बलबूते के बाहर की चीज है। तो हमारी भी इज्जत बची रहे, और गांधी के आगे झुके नहीं। इसी मानसिकता से प्रेरित होकर के अंग्रेजों ने भी इंटरनल आदेश दिया कि जो टैक्स देता है उससे ले लो, और जो नहीं देता है उसको छोड़ दो। और इस प्रकार गांधी का दूसरा सत्याग्रह सफल रहा। ध्यान रखिएगा, गांधी के साथ यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी उनके साथ थे खेड़ा सत्याग्रह में। 1918
की दूसरी घटना है, और वो घटना जाना जाता है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। ये अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद क्या है? अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद की कहानी ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ तो मिल मालिकों के पास बहुत ऑर्डर आना शुरू हुआ, उत्पादकता बढ़ाने की मांग की जाने लगी। तो मिल मालिकों ने मजदूरों से कहा कि उत्पादन बढ़ाओ, तो मिल मजदूरों ने कहा कि मैं दिन रात खटने को तैयार हूं, शर्त यही है कि तुम मजदूरी भी बढ़ाओ। तो मिल मालिकों ने कहा कि मजदूरी बढ़ा देंगे, लेकिन अगर अभी बढ़ाएंगे तो कम बढ़ाएंगे, और अगर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब महंगाई चरम रूप को छू चुका होगा तो मैं तुमको मैक्सिमम बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ता दूंगा, मैक्सिमम बढ़े हुए दर से मैं महंगाई भत्ता दूंगा। ये वो विचारधारा थी जिसके कारण लोगों को लगने लगा, मजदूरों को, कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यारा मजदूरों ने, मिल मालिकों ने कहा कि अब डिमांड नहीं रहा, इसलिए हम तुमको बढ़े हुए दर से मजदूरी दे पाने में सक्षम नहीं, हम नहीं देंगे। तब गांधी को बुलाया गया, गांधी वहां के मजदूरों के मजदूरी का मूल्यांकन किए, उन्होंने माथा पकड़ लिया कि इतनी कम मजदूरी में भला कोई किसान अपने बीवी बच्चों का परवरिश कैसे कर सकता है। तब गांधी ने तमाम मजदूरों को कहा कि मिलें चलती नहीं, चलाई जाती है, बंद पड़ी मिलों का कोई मालिक नहीं हो सकता, वो मशीनों का मालिक हो सकता है, हड़ताल का सहारा लो। हड़ताल का प्रभाव पड़ा यारा, लेकिन ये कितना लंबा खिंचता चला गया, मजदूर टूटते चले गए, भीड़ घटती चली गई। तब यहां पर गांधी को लगा कि नहीं, रोकना पड़ेगा, एक बार फिर एकता लाना पड़ेगा। और यहीं पर गांधी जो है पहली बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, 1918 में ही भूख हड़ताल पर बैठे, और ये भूख हड़ताल 4 दिन का रहा। इसका प्रभाव मिल मालिकों पर भी पड़ा और मजदूरों पर भी पड़ा। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई, 35% बोनस दिया गया, और इस प्रकार गांधी का ये सत्याग्रह भी यहाँ सफल रहा। अब कालखंड आता है 1919 का। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत को, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय ये वादा किया था कि अगर इस युद्ध के दरमियान अगर तुम लोग कोई हलचल पैदा नहीं करोगे तो इसके एवज में हम तुमको संवैधानिक सुधार प्रदान करेंगे, संवैधानिक सुधार प्रदान करेंगे। लोगों को ये लगने लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, ब्रिटिश हुकूमत निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ ना कुछ राजनीतिक अधिकार प्रदान करेगा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जानती थी कि अगर राजनीतिक अधिकार हम इन लोगों को प्रदान कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग आज़ादी की मांग कर बैठे। इसकी व्यवस्था बहुत पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया जा रहा था। और 8 मार्च 1919 को उन्होंने एक नियम लाया जो कहलाया रॉल्ट एक्ट। ध्यान रखना, सर सिडनी रॉल्ट एक व्यक्ति का नाम है। उसको इंग्लैंड से बुलाया गया और वो पंजाब जाता है, बंगाल जाता है, बंगाल में कलकत्ता जाता है। 2 जगह जाने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में आतंकवाद ही आतंकवाद है। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि इसका सोल्यूशन निकालो। तो हुकूमत ने, इन लोगों ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत बिना किसी को कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, और अपना पक्ष भी नहीं रख सकता। यही कारण है कि रॉल्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ध्यान रखिएगा। 1919 की एक और घटना है, और वो घटना है कौन सा, तो जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या? मॉन्टेग्यू भारत का वाइसराय है, मॉन्टेग्यू भारत का सचिव, भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड भारत का वाइसराय है। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर इस पैकेजिंग को बनाया था। इसमें 2 जहरीली बातें थी। पहली चीज, सिख और ईसाई को पृथक निर्वाचन दिया जाना, और दूसरा जहरीला चीज था प्रांत में द्वैध शासन, मतलब डुअल शासन, दोहरी शासन। लोगों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समझ में आया या नहीं आया नहीं कहा जा सकता, लेकिन रॉल्ट एक्ट लोगों को समझ में आ चुका था। रॉल्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। हर जगह विरोध होने लगा, और इसका विरोध सबसे अधिक जो अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है पंजाब में। पंजाब में 2 निकुल नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों ने जबरदस्त बगावत का झंडा उठाया। हुकूमत ने इनको गिरफ्तार किया। जान के आश्चर्य होगा, पूरे पंजाब को छावनी के रूप में बदल दिया गया और इन लोगों की रिहाई की मांग होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी को कल पंजाब जाने पर रोक लगा दिया गया। तब 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा, एक दूसरा डेट मैं कह रहा हूं, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस वक्त पंजाब का गवर्नर वो डायर, ध्यान रखिएगा, वो डायर, पंजाब का गवर्नर वो डायर था, और वहां का एसपी सेनापति आर डायर था। और यही आर डायर जो है, ये हंसराज नामक व्यक्ति को लेकर जाता है। हंस
राज नामक व्यक्ति को लेके जाता है और जालियांवाला बाग में कोहराम मचाता है। निहत्थों पर महिलाओं के ऊपर गोली चलाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने लोगों को हिला कर रख दिया। 1919 की तीसरी चौथी बड़ी घटना थी। जांच कमेटी का गठन किया गया जो हंटर आयोग कहलाया। इसमें 3 मेंबर भारतीय थे, शीतलवाड़ सुल्तान और जगत नारायण। शीतलवाड़ सुल्तान और जगत नारायण। आयोग का नाम है हंटर आयोग। महात्मा गांधी के इसका कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच कमेटी बनाई जिसका कोड है MMM। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और 2 मेंबर महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ये 2 मेंबर थे MMM। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की, नौकरी की मांग की, जिन लोगों की हत्या की गई थी उन लोगों की। और 1919 में ही एक और था, वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जड़ें तुर्की से रिलेटेड है। तुर्की में खलीफा का पद था। तुर्की में खलीफा का पद था। भारत के मुसलमानों ने आंख बंद करके ब्रिटिश हुकूमत को कदम दर कदम पर सहयोग प्रदान किया था। पहली बार भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश हुकूमत से कुछ बातों की मांग किया था। उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना मंजूर है, लेकिन भारत को छोड़ देना, ये तुर्की को छोड़ देना। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। सऊदी अरब के माध्यम से तुर्की पर भी आक्रमण करा दिया। यही कारण था कि भारत के मुसलमानों के अंदर एक आक्रोश था। महात्मा गांधी के कहने पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन, एक जत्था इंग्लैंड को जाता है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया। और इसी का इनपुट ये था कि भारत में के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को पद के लेकर के एक आंदोलन आरंभ किया जो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और वहां से उसी दरमियान गांधी ने अंगिनिया में एक लेख लिखा था और वो लिखा था कि अगर आवाम की जनता हमें सहयोग प्रदान करे तो मैं 1 साल के अंदर अंदर आज़ादी दिला दूंगा। और वहीं से कड़ी आरंभ होगा असहयोग आंदोलन की। तो अब 1920 से जो आरंभ करेंगे वो दूसरे कड़ी में होगा। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो, स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।